कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू इस वीडियोस में मिलेंगे, इस सीरीज में मिलेंगे, जो कि यह एमसीक्यू हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वह फिर किसी पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर कोई लोअर एग्ज़ाम, चाहे वह फिर यूपीएसआई या फिर किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिस्ट्री का सवाल पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। इसमें पूछा गया सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है, चीनी यात्री फहमान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहमान भारत आया था। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2, कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कीर्तियों में होती है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शकुंतलम, जैसा कि आप सभी को पता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था। तो सवाल नंबर 3 का सही उत्तर होगा ए, कालिदास। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन, क्योंकि उसने उज्जैन के शासकों पर विजय पाया, इसलिए वहीं पर उसने विद्या, कला और साहित्य का एक महान केंद्र बनाया था। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी समुद्री तट तक। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेठ ने प्रशंसा की थी। तो हरिसेठ ने किसकी प्रशंसा की थी, आइए जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो समुद्रगुप्त के काल का सबसे आसान, सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं जो संसाधन है उसका जानने का, तो वो है आपका इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसकी प्रशंसा हरिसेठ ने की थी। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में, गुप्त वंश की स्थापना किसने की। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त ने। तो श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को ही भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब इनके काल में हर एक चीज काफी ज्यादा अच्छा था। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में, गुप्त संवंत की स्थापना किसने की। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपने पिछले सवालों में चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम सुना, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस चीज पर ध्यान देना है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में, बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा। इस चीज को ध्यान देना है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइरस। साइरस ही था जो पहला एक विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में, सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो से का स्नानागार भी प्राप्त हुए थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में, शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा बी, सिद्धार्थ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16, इसमें आप जो नाम सुन रहे हैं सिद्धार्थ, वो महात्मा बुद्ध जी का नाम था। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 623 ईसा पूर्व में हुआ था, वो कि लुम्बिनी में हुआ था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है।
तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी कारण। इसका मतलब जो ये 3 ऑप्शन दिए तीनों सही हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या ऑप्शन है। सबसे पहले बात किया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बी है बाढ़ों का आना, और सी है विजातियों का आक्रमण। चूंकि इस यही कारण है जो कि हड़प्पा सभ्यता का लुप्त होने का मेन कारण यही 3 पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। तो कोई अगर पूछे कि किसी एग्जाम में कि कालीबंगा कहाँ स्थित है तो इसका सही उत्तर होगा बी, राजस्थान में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्त देवी की पूजा पर। तो मार्त देवी की पूजा पर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता था। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा टीनों कांस्य से ही बनाए जाते थे, ना कि लोहे और पत्थर से। इस बात को ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों पे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? यहाँ पे बात किया गया एकमात्र पुत्र, तो इस ऐसे शब्दों पर आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा बी, तीवर। उनके पुत्र का नाम था तीवर, जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया, सिर्फ तीवर नाम के पुत्र का और किसी का नहीं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत लिपि में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। वैदिक काल के लोगों ने धातु का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तो तांबा एक ऐसा धातु था जहां पर वैदिक काल के लोगों ने धातु का प्रयोग किया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर होगा ए, ऋग्वेद संहिता में। ठीक है, वहां पर सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब बात करेंगे इस वीडियो का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 25। वैदिक कालीन नदी पारूसड़ी किसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? ठीक है, ये युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है, आप बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम आगे आने वाले सवालों में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तो जो ये वैदिक कालीन जो उसमें नदी था पारूसड़ी, उसका इस समय आधुनिक नाम क्या है? ये तो भाई ओल्ड नाम था, मतलब ये प्राचीनतम नाम था। इस समय उसका आधुनिक नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा बी, रावी। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।